देखो, जब भी क्लीन एयर की बात चलती है तो सभी को हिमालयन ज़ोन्स याद आती हैं, ठीक है? बहुत अच्छे टूरिज़्म स्पॉट्स हैं और बोलते हैं कि हवा भी बहुत साफ़ है। पर अभी एक बोस इंस्टीट्यूट ने स्टडी करी, जिसमें पता लगा कि जो हिमालयन क्लाउड्स हैं, उनमें भी टॉक्सिक हेवी मेटल्स आ चुके हैं। सिर्फ हिमालयन ज़ोन्स नहीं है अकेली, आपको पता है जब इंडियन प्लेट टकराई थी अपने यूरेशियन प्लेट के साथ, तो ऊपर की तरफ तो ट्रांस हिमालयंस थे। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हुई फोल्ड माउंटेन्स की, जिन्हें ग्रेटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। नंगा पर्वत टू नामचा बारवा तक एक्सटेंड हुई है। देन लेसर हिमालयाज आते हैं आपके, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर यहाँ पे आपके उत्तराखंड, देन नेपाल में एक्सटेंड कर जाती है, आगे तक जाती है। देन शिवालिक्स आ जाते हैं, जहां से आप प्लेन के साथ टच कर जाते हो। फिर यहीं पे पहली लोकेशन तो बोली हिमालय के जो नॉन प्रेसिपिटेबल क्लाउड्स हैं। नॉन प्रेसिपिटेबल, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जिससे रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, बट यहाँ पे नॉन प्रेसिपिटेबल की बात करिए, मतलब क्लाउड तो बने थे, छोटे छोटे क्लाउड्स बनेंगे और बरसेंगे भी, पर भी वो इवेपोरेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के ही अंदर। पर यहाँ से कंसर्न ये नहीं है कि वो इवेपोरेट कर गए एटमॉस्फेयर के ही अंदर। अब जो हैवी मेटल हैं, जैसे लेड है, कैडमियम है, क्रोमियम है, वो हवा में तो रहेगा और उनका तो मेन जो सोर्स रहता है बॉडी के अंदर जाने का, दैट इज नेजल। मतलब आप सांस कहाँ से लेते हो? नाक से लेते हो, तो नाक के थ्रू वो चला जाता है। हर एक एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं जो इनकी वजह से हो जाती हैं। तो अभी जो स्टडी करी गई है वो दो जगह के क्लाउड पे करी गई। कौन कौन से? एक तो वेस्टर्न घाट के आ जाएंगे और दूसरे हिमालयन रेंजेस के आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लो किस किसने ये स्टडी करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोस इंस्टीट्यूट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसके साथ करी? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन से क्लाउड्स हैं? नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स, और वेस्टर्न घाट और हिमालयस की स्टडी करी गई। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें भी पॉल्यूशन वाला जो आर्टिकल है, काफी रेलिवेंट केस स्टडी आपके लिए बन जाती है। नाउ ये हैवी मेटल्स आए कहाँ से? आपको पता है इतने सारे व्हीकल चले हुए हैं तो कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है, और लेड उसमें से एक इंपॉर्टेंट रहता है, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट रहता है। पंजाब के पेपर में पूछा गया था आर्सेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन कि जो ब्लैक फुट डिजीज होती है वो किस एलिमेंट की वजह से होती है, तो आंसर वाज आर्सेनिक। आई थिंक इजी था ये क्वेश्चन, आप साइंस के अंदर भी पढ़ते हो और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जब पॉल्यूशन वाला टॉपिक होता है उसके अंदर भी पढ़ते हो इसको। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म हुए। तो आपको पता है कि एक वाटर बॉडी होती है, एंड वाटर बॉडी क्या करती है? इस तरह से वाटर बॉडी होगी, यहाँ पे सन रेस पड़ रही है, जैसे जैसे पड़ेंगी तो पानी जो ऊपर की सतह होगी वो इवेपोरेट करना शुरू करेगी। जैसे इवेपोरेट करेगी ऊपर वो कंडेंस होगी। कंडेंस क्यों हुई? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर ड्यू पॉइंट आ जाता है। अब ये ड्यू पॉइंट क्या होता है? इट्स अ सैचुरेटेड पॉइंट। जैसे आप बोलते हो ना, कहीं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ या थक गई हूँ, क्यों? क्योंकि आपके जो दिमाग का सैचुरेशन पॉइंट था वो आ गया था, अब कुछ नहीं जा रहा दिमाग के अंदर। वैसे ही आप जैसे पानी के अंदर कभी चीनी घोलते हो तो पहले एक टाइम होता है जब वो प्रॉपरली घुल जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी कि इसके अंदर चीनी घुली हुई है। पर एक टाइम आएगा जब चीनी का पेस्ट सा बनने लगेगा और आप बोलोगे ये घुल नहीं रही, क्योंकि पानी बोल रहा है कि मेरा सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, अब इससे ज्यादा चीनी मैं अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो वैसे ही ड्यू पॉइंट आता है, जैसे आपकी पानी के ऊपर से यहाँ पे वेपर्स बन रहे थे ना, अब वेपर्स बनते बनते ये हवा की हाइट को अटेन करेंगे। तो पहले तो राइज कर रहे थे क्योंकि हल्के थे, और जो प्रेशर था वो भी आपका, ऊपर को जब जाओगे तो प्रेशर आपका लो होता चलेगा, टेम्परेचर आपका लो होता चलेगा। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे ये जो हल्की हल्की वेपर्स थे, जो कि कैसे थे? वार्म थे, वेपर्स वर वार्म। अब जब वार्म थे, ऊपर की तरफ टेम्परेचर लो हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वार्म भी नहीं बचेंगे और जो ऊपर का टेम्परेचर होगा उसके साथ सैचुरेट कर जाएंगे। यहाँ पे ये ढूंढेंगे एक न्यूक्लियाई, और ये जो न्यूक्लियाई होता है, जैसे क्लाउड होता है ना, आप ऐसे ड्रॉ करते हो, इसके सेंटर में भी कुछ होता है, तब जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स अट्रैक्ट होती हैं। इसको बोलते हो आप हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब है यहाँ पे सेंटर ऑफ समथिंग। सेंटर किसका है? तो क्लाउड्स का है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कोई भी चीज हो सकती है, ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉलन हो सकते हैं। जैसे कई बार बारिश के बाद आपने मार्च अप्रैल के मंथ में देखा होगा कि येलो कलर की लेयर्स बन गई होती हैं पूरे एरिया के अंदर, और बोलते हैं कृष्णा जी ने होली के लिए। एक्चुअल में वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिनेटिंग पीरियड चला होता है आपके प्लांट्स का। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स के अलावा हैवी मेटल्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कौन कौन से, लेड पड़े, आर्सेनिक, कैडमियम एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? फिर उसके बाद जो वेपर थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अब लिक्विड में, वाटर ड्रॉपलेट्स में हो रहे हैं ना कन्वर्ट, क्योंकि टेम्परेचर सैचुरेट हो चुका है। अब जब गर्म नहीं बचेंगे ये वेपर्स तो और ऊपर थोड़ी जा पाएंगे, हैवी हो जाएगा, इनका वजन ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये शो करेंगे कंडेंसेशन।
ठीक है। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं कंडेंसेशन, जब आपका वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर ये क्लाउड्स कौन से वाले बनेंगे? सबसे पहले नॉन प्रेसिपिटेबल, यानी कि इनका ना तो रेनफॉल होगा, अगर हुआ भी तो वो ऊपर हवा में ही इवेपोरेट कर जाता है। नॉन प्रेसिपिटेबल क्लाउड जिनको बोल देते हैं। क्लाउड्स की वैसे तो बड़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, साइरस आप सुनते हो, देन स्ट्रेटस होती है, क्यूमुलस होती है, तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं और टाइप्स होती हैं आपके क्लाउड्स की। पर क्लाउड अपने में ही एक डिफरेंट टॉपिक है, सो अभी हम उस पर नहीं जाते। नेक्स्ट आ जाओ, कौन कौन से की कॉन्टामिनेंट्स हैं यहाँ पे? तो कैडमियम है, कॉपर है, जिंक है, क्रोमियम। सीधे सीधे सवाल जो आपसे बन सकते हैं। इवन मर्क्यूरी भी होता है, पर मर्क्यूरी यहाँ पे स्टडी के हिसाब से एटसेट्रा में दिया होगा शायद से, क्योंकि एग्जैक्ट जो बोले हैं कॉन्टामिनेंट्स वो यही वाले बोले हुए हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी भी हो सकता है बोला मैंने, एटसेट्रा में लिखा हुआ है उसको, तो उसको अभी साइडलाइन कर दो। पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो मर्क्यूरी की वजह से मिनमाता डिजीज आपने सुनी होगी, ठीक है, तो ये हो सकती है, इसको याद रखना। आर्सेनिक की वजह से कौन सी पढ़ी अपने ने? ब्लैक फुट डिजीज, गैंग्रीन्स बन जाते हैं, आपके पैर में लीजन्स पड़ जाते हैं और उसके बाद ऐसे लगता है कि अब पैर किसी काम का नहीं बचा हुआ है, ब्लैक कलर का टर्न आउट कर जाता है, डिफेक्ट की वजह से नॉन फंक्शनल हो जाता है। उसके बाद आर्सेनिक के बाद कैडमियम आ जाएगा। कैडमियम की वजह से वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आपके पंजाब के पेपर में पूछा हुआ था, इतई इतई, या फिर इसे आउच आउट डिजीज भी बोलते हैं। अब आउच आउच की आवाज कब निकलती है? जब आपके घुटनों में एकदम से दर्द आएगी, ठीक है। वैसे ही लेड की वजह से, पीबी जिसको लिखते हो आप, प्लम्बिज्म हो सकता है, आपके दांतों के आसपास सब जगह पे ग्रे कलर की लाइनिंग यहाँ पे डेवलप कर जाती है, प्लम्बिज्म। अब देखो वन बाय वन फटाफट से आपको कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए। जैसे कैडमियम से आपने देखा बोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इतई इतई या फिर जिसे आउच आउच डिजीज बोल देते हैं। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो आप बोन्स के लिए यूज करते हो, पोर पड़ गया आपकी बोन्स के ऊपर, मतलब जो कैल्शियम है वो डिग्रेड कर रहा है और हड्डियां वीक पड़ रही हैं, कैडमियम वन ऑफ द रीजन। अब जिस पार्ट के थ्रू आप सांस लोगे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होगा, तो लंग्स भी इसमें इंपैक्ट होते हैं। एम्फाइजेमा वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फाइजेमा जब भी आप सुनेंगे ना तो स्मोकिंग से रिलेटेड ही होता है, पर यहाँ पे स्मोकिंग से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कैडमियम की इनटेक कर रहे हो, तब जाके एम्फाइजेमा कॉज हो रहा है। अदरवाइज सिगरेट से पूछा जाए कौन सा ऑर्गन इंपैक्ट हो रहा है, आंसर इज लंग्स, पर बीमारी कौन सी है तो आंसर इज एम्फाइजेमा, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और इसी के साथ ये तो हुआ सिगरेट वाला एग्जाम्पल, पर कैडमियम की इनहेलिंग की वजह से भी एम्फाइजेमा हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, कैंसर हो सकता है, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, प्लेक डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी आपकी आर्टरीज में, हार्ट अटैक की कंडीशंस बन सकती हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या ही होगा, मेल्स के केस में स्पर्म नहीं डेवलप हुए एंड फीमेल के केस में ओवम नहीं डेवलप हुए, स्टर्लिटी आ सकती है। वैसे ही आपका क्रोमियम है, क्रोमियम की वजह से भी अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हर एक एलिमेंट की वजह से ही डिफेक्ट होता है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे आप लंग कैंसर देख सकते हो, ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई होते हैं कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, दिस इज ट्रेकिया, ये होते हैं ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया दो पाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ब्रोंकाई भी अगर छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे तो इनको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और आगे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे एल्वियोलाई बोल देते हैं। जो पेट और इंटेस्टाइन की लेयर्स हैं वहां पे भी डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इरिटेशन होगी, लीवर डैमेज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे भी इंपैक्ट करेगा, कैंसर यहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट आती है जिंक की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। अगर तो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी स्किन के ऊपर इंपैक्ट पड़ते हैं, अगर ये एक्सेसिव में चला जाए तब भी इससे इंपैक्ट पड़ते हैं। यहाँ पे हम एक्सेस वाले केसेस ही देखेंगे अभी के लिए। जैसे आपने अगर कोई क्रीम यूज करी हो, उसके ऊपर लिखा होता है कैलेमाइन, ये कैलेमाइन होता क्या है? ये जिंक की ही एक और है, ZNS जिंक सल्फाइड। तो ये कैलेमाइन जो होता है इससे पता चलता है कि स्किन के लिए जिंक इंपॉर्टेंट भी होता है, पर जब एक्सेसिव में जाते हैं तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो होती है जिंक टॉक्सिसिटी, जो कि अक्यूट बताई है। अक्यूट का मतलब है एकदम से इसके सिम्टम्स आएंगे पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहेंगे। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक यानी कि पेट वाला एरिया और इंटेस्टाइन आते हैं आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे वॉमिटिंग आ रही है तो उसको बोलेंगे नॉजिया, पर जैसे ही वॉमिटिंग हो जाएगी तो उसको बोल दिया वॉमिटिंग। बाकी क्रोनिक भी हो सकती है, मतलब बहुत टाइम से जिंक आपकी बॉडी में डिपॉजिट करे जा रहा था लॉन्ग ड्यूरेशन से, तो ये बीमारी रहेगी भी लंबे अरसे के लिए, तो इस केस में अनीमिया देखने को मिल सकता है। और जिंक का लेवल बढ़ा, कॉपर का घट रहा होगा, अनीमिया देखने को मिल सकता है। इम्यून डिस्फंक्शन, आपकी इम्यूनिटी डिग्रेड करेगी। मेटल फ्यूम फीवर, अब इसमें क्या होता है, आपने कोई फ्यूम्स इनटेक कर ली थी जिंक रिलेटेड एलिमेंट की, तो उस केस में क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे फीवर आ रखा है, बॉडी चिल्स होंगे। वैसे कॉपर,
कॉपर की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में अनीमिया हो सकता है। अभी पीछे देखा जिंक के साथ कि जिंक का लेवल बढ़ रहा था, कॉपर का घट रहा था, तो ये तो हुआ अगर घट रहा है, पर अगर एक्सेसिव होगा फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एक विल्सन डिजीज भी होती है, ये भी याद रख लेना। इस केस में जो कॉपर है वो ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन मतलब आपका जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे। ATP7B, लीवर फेलियर हो सकता है, कुछ साइकेट्रिक आपके मेंटल एबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अब आते हैं एक्यूट कॉपर पॉइजनिंग पे। एक्यूट मतलब एकदम से आपने कॉपर का इंटेक ज्यादा करा तो एकदम से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिम्टम निकल के आएंगे। इस केस में लीवर या फिर किडनी एकदम से डैमेज भी कर सकती है, और आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट्स हैं वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, अब जो सिरोसिस होती है ना, ये आपके लीवर की रिलेटेड बीमारी है। जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं उनका जो लीवर है वो ऐसा बन जाता है, जैसे पहले तो रेड कलर का होगा, काफी आपको वाइब्रेंट दिखेगा, ठीक है, ब्यूटीफुल दिखेगा, पर जब सिरोसिस होती है तो आपको ऐसे लगेगा जैसे फाइबर बन चुके हैं लीवर के। तो अगर बच्चों के केस में कॉपर का इंटेक ज्यादा होता है तो उस केस में सिरोसिस हो सकती है। कहाँ पे मिलेगा इंटेक ज्यादा? मिल्क के अंदर, दूध के अंदर। लीवर सिरोसिस इन चिल्ड्रन, क्यों? एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉपर की वजह से। अब हायर पोल्यूशन कहाँ कहाँ पे मिले हैं? स्पेशली आपके ईस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में, दिस जोन, ठीक है, यहाँ वाले एरिया में सबसे ज्यादा मिले हैं। और 40 to 60% हायर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मेटल आपको यहाँ पे दिखी, जो भी मेटल्स आपने पीछे पड़ी। और चिल्ड्रन जो है वो 30% हायर रिस्क फेस कर रहे हैं कंपेयर टू अडल्ट, क्योंकि अभी देखा आपने कॉपर की वजह से सिरोसिस हो सकता है बच्चों के अंदर और ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। कार्सिनोजेनिक या फिर नॉन कार्सिनोजेनिक फॉर्म ऑफ डिजीज भी आप यहाँ पे देख रहे हो। मेजर कॉजेज क्या है? तो जो व्हीकल्स का एमिशन हो रहा है फुटहिल रीजन्स पे, या फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है लोलैंड एरिया पे, जो इंडस्ट्रीज बन रखी हैं उनकी वजह से। अब एनालिसिस में ये भी चीज बोली गई है कि जो इंडिया के क्लाउड है वो स्टिल कम पॉल्यूटेड है अगर उनको अपने पड़ोसियों के साथ कंपेयर करें, जैसे चाइना, पाकिस्तान, और थोड़े और दूर चले जाएं डेवलप नेशंस की तरफ, इटली, तो इनके जो क्लाउड्स हैं वो ज्यादा हैवी टॉक्सिक मेटल्स वाले हैं। पर जो भी है यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहे हैं, वो कंसर्न की बात है। अब हाई एटॉमिक वेट है, अभी आपने देखा कॉपर और क्रोमियम का बेशक कम था, बट स्टिल 63.5 टू 200 एंड 200.6 तक का आपको एटॉमिक वेट इन एलिमेंट्स का मिलेगा। एंड डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक इससे ज्यादा हो चुकी है। जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, ये सारी एलिमेंट्स आपको इनके अंदर मिलेंगी। और अराउंड 50 एलिमेंट्स आ रही हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में टॉक्सिक मानी जाती हैं, हैवी मेटल्स की कैटेगरी में कंसीडर करी जाती हैं, जिनमें से 17 लीथल है। लीथल का मतलब है डेथ कॉजिंग भी है। और ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स किसी और सोर्स से भी आता है, हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने बोला जिंक सल्फाइड, तो हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करती हैं, पर जो पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से, उससे और ज्यादा इसको बूस्ट मिल रहा है। नाउ कॉजेज क्या है? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज करी जा रही हैं वो आ जाएंगी। मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, जैसे माइनिंग करी, आपको एक जगह पे पता लगा यहाँ पे जिंक के डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे कॉपर के डिपॉजिट है, आप उसकी माइनिंग, उसको निकालना शुरू कर दोगे, फिर आपको स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी। स्मेल्टिंग का मतलब है कि किसी और में मिला। अब जैसे जिंक सल्फाइड का ही एग्जांपल उठा लेते हैं, तो ये आपको और में मिल रखा है, अब आपको यहाँ से जिंक अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अलग से प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद बोला आपने जिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब इसको किसी चीज में मोल्ड करना है, इसका कुछ बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फाउंड्रीज लगानी पड़ेगी, अगेन आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग लगेगी। फिर उसके बाद आप लीचिंग करोगे, हाइड्रोमेटलर्जी, कोई और मेटल इसके साथ ना रह जाए, इन शॉर्ट अगर और भी मिनरल इसके साथ अटैच होंगे उसको आपने साफ कर दिया। हाइड्रोमेटलर्जी होती है, पायरोमेटलर्जी होती है, मतलब मेटल की एक्सट्रैक्शन करी केमिकल का यूज करके या वाटर का यूज करके, तो हाइड्रोमेटलर्जी। अगर हीट का यूज करके एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आंसर इज पायरोमेटलर्जी। तो ये सारे कॉजेज रहते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन के। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इस पॉल्यूशन को हिमालयन रीजन के अंदर हम कर्व कर दें? तो नंबर 1 इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अभी तो हमने बात करी है कि एसडीजीज में एक एसडीजी नंबर 13 है विच टॉक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आपका एसडीजी नंबर 6। मतलब इन सारे टारगेट्स को अगर अचीव करना है तो छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। तो इसमें एक आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। मतलब साइंटिफिकली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हिमालयन रीजन के अंदर कहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी ज्यादा फेस कर रहे हैं। पर जब बात आती है माइनिंग की तो सरकारें भी यहाँ पे घुटने टेक देती है, राइट, कि ठीक है ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे एनवायरमेंट कोई देखता ही नहीं है। जबकि
लॉन्ग लास्टिंग जो रहने वाला है वो एनवायरनमेंट ही है, ग्रोथ उस टाइम पे नहीं आएगी। देन सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट, पर अभी के टाइम से इकोनॉमी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप पूरे ही जंगलों में जाके बैठ जाओगे। यहाँ पे एक डिसबैलेंस देखने को मिलता है ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट का। देन आता है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप करी हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर और क्राइम्स को रोकना, ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। और इसको फंडिंग किसने प्रोवाइड करी है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल भी बनाई गई है जिसे नीति आयोग देखता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी सरकारों ने लिए हैं। बाकी आपका क्या पर्सपेक्टिव है ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट को लेके? एक तरफ है कि अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो बाकी कंट्रीज के बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे, एक तरफ है अगर आप ग्रोथ करोगे तो हो सकता है, हो सकता नहीं है, एक्चुअल में एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिवली हिट कर जाता है। आपके क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि एट द एंड लाइफ स्टे कर जाए वो इम्पोर्टेंट होगा। आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ।